प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से एक बार फिर आप सभी का कक्षा 9वीं के वाणिज्य विषय में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इस विषय के अंतर्गत तृतीय खंड अधिकोषण तत्व के मुद्रा की इतिहास, परिभाषा और कार्य के द्वितीय भाग का अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इसी अध्याय के प्रथम भाग में जाना था कि विनिमय का अर्थ क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, विनिमय के कौन कौन से स्वरूप है, जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में हम लोग ने जाना था। पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली की जो आवश्यक चीजें हैं उनके बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो क्लास में हम जानेंगे कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई और मुद्रा की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, आकस्मिक विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत, यह दोनों सिद्धांत क्या कहते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ मुद्रा के जो विकास के विभिन्न चरण हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि मुद्रा किन किन दौरों से होकर के गुजरी है, उसकी कौन कौन सी जनरेशन रही है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है वस्तु मुद्रा का युग पहले रहा, फिर धातु मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा, फिर शाक मुद्रा और उसके बाद प्लास्टिक मुद्रा या ई मुद्रा का जो युग अभी चल रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो क्लास में हम मुद्रा की कुछ परिभाषाओं के बारे में भी जानेंगे कि मुद्रा को विभिन्न विद्वानों ने कैसे परिभाषित किया हुआ है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं सबसे पहले मौद्रिक विनिमय में मुद्रा की उत्पत्ति के बारे में। बच्चों, मुद्रा का जन्म कैसे और कब हुआ, इसके बारे में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है और उसके कोई ठोस प्रमाण भी नहीं मिलते हैं कि मुद्रा का जन्म कब और कैसे हुआ। परंतु यहाँ पे मुद्रा जो शब्द है, जिसको हिंदी में हम मुद्रा कहते हैं, वह शब्द संस्कृत भाषा के मणि शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ मूल्यवान रत्न होता है। वह संस्कृत भाषा के मणि शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, मूल्यवान रत्न होता है। अंग्रेजी की बात करें तो जो मणि शब्द है वह लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, मोनेटा शब्द से बना हुआ है। मोनेटा का क्या अर्थ है, रोम की जो देवी हैं जूनो, उनका नाम मोनेटा है। जैसे हमारे भारत में हिंदू धर्म में लक्ष्मी जो देवी हैं उनको धन की देवी कहा जाता है, इसी तरह रोम में जो जूनो देवी हैं उनको धन की देवी कहा जाता है और उनका लैटिन भाषा में नाम क्या है, मोनेटा। और विद्वानों का कहना है कि ये मोनेटा शब्द से ही मनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि जो मनी शब्द है वह लैटिन भाषा के पेक्यूनिया शब्द से बना हुआ है। कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि मनी शब्द लैटिन भाषा के पेक्यूनिया से बना हुआ है और पेक्यूनिया पैकस शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पैकस शब्द से पेक्यूनिया बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पशुधन। क्या होता है, पशुधन। उस समय पशुओं को धन के तौर पे, मुद्रा के तौर पे देखा जाता होगा, तो शायद ये पैकस शब्द दिया गया होगा। आइए देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की जो हमारी कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता महसूस हुई होगी और इस तरह से मुद्रा का आविष्कार हुआ होगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं किन्स, वह मुद्रा की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार देते हैं और कहते हैं कि मुद्रा की जो उत्पत्ति हुई है वह सभ्यता की उन्नति के साथ साथ हुई है। अर्थात जैसे जैसे हमारी सभ्यता विकसित हुई वैसे वैसे मुद्रा शब्द की उत्पत्ति हुई है या मुद्रा की उत्पत्ति हुई है। आइए अब हम मुद्रा की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, विभिन्न जो अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, मुद्रा के उद्गम के जो सिद्धांत हैं वह उसमें दो प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें से पहला है आपका आकस्मिक विकास का सिद्धांत। पहला क्या है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो इन दोनों सिद्धांतों को हम अलग से देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है मुद्रा के आकस्मिक विकास का सिद्धांत। बच्चों, मुद्रा के आकस्मिक विकास के सिद्धांत को मुद्रा के स्वाभाविक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मुद्रा के स्वाभाविक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि मुद्रा किसी खोज या आविष्कार का परिणाम नहीं है। अर्थात मुद्रा की किसी ने खोज नहीं की हुई है, यह किसी की खोज का परिणाम नहीं है। इसका जन्म अपने आप आकस्मिक रूप से हो गया। मतलब कि इसका जो जन्म है वो आकस्मिक रूप से अपने आप हो गया है। मनुष्य ने इसके जन्म के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है। अर्थात
कहने का मतलब कि इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वह इस बात पर जोर देते हैं कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्यों ने किया नहीं है, वह आकस्मिक तौर पे अपने आप हो गया है और विभिन्न देशों में जिस वस्तु को विनिमय के कार्य के लिए उपयुक्त माना गया वहां उसी को मुद्रा के रूप में अपना लिया। यह सिद्धांत कहता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे लोगों को जो वस्तु मुद्रा के रूप में उपयुक्त लगी उसको उन लोगों ने मुद्रा के रूप में अपना लिया। स्प्लेंडिंग इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। अगला जो सिद्धांत है बच्चों वह है मुद्रा के क्रमिक विकास का सिद्धांत। मुद्रा के क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? मुद्रा के क्रमिक विकास का सिद्धांत कहता है कि मुद्रा का जो जन्म है वह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, उसके लिए मनुष्यों ने प्रयत्न किए हैं ऐसा मानना है। यह आविष्कार व्यक्तियों के सतत प्रयासों का परिणाम है। क्रमिक विकास का सिद्धांत कहता है कि मनुष्यों ने इसके लिए प्रयत्न किया है और उनके सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही मुद्रा का आविष्कार हुआ है। और इसके जो समर्थक हैं उनमें एडम स्मिथ, क्राउथर और हैंसन आदि अर्थशास्त्री आते हैं। क्राउथर कहते हैं कि मुद्रा निश्चित रूप से एक आविष्कार था। वह सीधे सीधे कहते हैं कि मुद्रा क्या था? एक आविष्कार था। साधारण वस्तु विनिमय से मौद्रिक हिसाब की अवस्था में आने के लिए मनुष्यों को अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना पड़ा होगा। कहने का मतलब कि पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उससे मौद्रिक विनिमय प्रणाली में आने के लिए मनुष्यों ने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग किया होगा और अलग अलग तरह के आविष्कार किए होंगे, तब जाकर के मुद्रा का आविष्कार हुआ होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जाना कि मुद्रा के विकास के या मुद्रा के उद्गम के दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो यह मानता है कि मुद्रा का जन्म आकस्मिक रूप से हुआ होगा, मनुष्य ने उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया होगा। और दूसरा है आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत जिसमें यह मानना है कि मुद्रा का आकस्मिक प्रादुर्भाव नहीं हुआ है जबकि उसका आविष्कार किया गया है और मनुष्यों ने इसके लिए प्रयत्न किया है। अब हम लोग जानते हैं मुद्रा के विकास के विभिन्न चरणों के बारे में कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, किस तरह से मुद्रा अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती गई और वर्तमान में हम जिस मुद्रा को देख रहे हैं वह किन विभिन्न चरणों से होकर के आई हुई है। जिसमें से पहला चरण है आपका वस्तु मुद्रा का युग, अर्थात सबसे प्रारंभिक दौर में मुद्रा वस्तु के रूप में प्रयोग होती थी। उसके बाद का दौर है वह है धातु मुद्रा का युग। धातु मुद्रा का युग वस्तु मुद्रा के बाद आया और उसके बाद पत्र मुद्रा का युग है, फिर शाख मुद्रा का युग है और इस समय ई मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा का युग है। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग विस्तृत अलग अध्ययन करना शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं वस्तु मुद्रा के युग में। प्यारे बच्चों, वस्तु मुद्रा का जो युग रहा उसको विद्वानों ने अध्ययन की दृष्टि से कई कालखंडों में विभाजित किया हुआ है, जिसमें से सबसे पहला है आपका आखेट युग। आखेट युग वह युग जब मानव जंगलों में रहता था और जानवरों का शिकार करता था, उनको मार करके उनके मांस का सेवन करता था। तो उनकी जो खाल होती थी, उनकी जो हड्डियां होती थी, उनके जो चमड़े होते थे, उनके पैरों के जो नाखून होते थे जिनको खूर कहा जाता है, यह सभी चीज़ें हथियार और ये जो सभी चीज़ें हैं यह मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो जो आखेट युग है उसमें यही सारी चीजें मुद्रा के तौर पे प्रयोग की जाती थी। दूसरा जो युग शुरू हुआ पशुपालन युग, अर्थात मानव सभ्यता का थोड़ा और अधिक विकास हुआ। मनुष्यों ने पशुओं को मारने की बजाय उनको पालना शुरू किया और इसमें जो दूध देने वाले जानवर थे वह उन सभी चीज़ों को पालने लगे। तो इस तरह से जो ऐसे पशु थे जिनको वो मनुष्य पालता था तो पशुओं को मुद्रा के रूप में वह प्रयोग करने लगा। ऋग्वेद में गाय और ग्रीक सभ्यता में बैल को मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में गाय का मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने का प्रमाण मिलता है। ग्रीक सभ्यता में बैल को लोग मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे, उसके प्रमाण मिलते हैं। और इसके बाद से जब सभ्यता का और विकास हुआ, जब पशुओं के चारे के लिए
मनुष्य ने भटकना बंद करके कृषि करना शुरू हुआ तो कृषि युग की शुरुआत हुई। मनुष्य ने खेती करनी शुरू की और खेती करने के साथ साथ उसने खेती से उत्पादित होने वाले जो अनाज थे, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, मक्का, तंबाकू, इन सब चीज़ों का मुद्रा के रूप में उपयोग करना शुरू किया। तो यह जो युग कहलाता है वह कृषि युग कहलाता है, जहाँ पर मुद्रा के रूप में अनाजों का प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद से एक युग आया शिल्प युग, जहाँ पर मनुष्यों ने कुछ और भी आविष्कार किए और अनेक तरह की मिट्टी से, धातुओं से अनेक तरह की वस्तुएं बनाना शुरू की, अनेक तरह के शिल्प बनाना शुरू किए। और ये जो शिल्प होते थे, ये जो बर्तन होते थे, इनके जो हथियार होते थे, वह मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने लगे। तो इस युग को शिल्प युग कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, वस्तु मुद्रा का जो युग है वह 4 खंडों में विभाजित है। आखेट युग, जहाँ पे हथियारों का प्रयोग किया जाता था, खाल, चमड़ियों का प्रयोग किया जाता था मुद्रा के रूप में। पशुपालन युग में पशुओं का प्रयोग किया जाता था। कृषि युग में कृषि उपजों का प्रयोग किया जाता था। और शिल्प युग में आप मिट्टी के बर्तनों और धातु के जो हथियार होते थे उनका प्रयोग करते थे। यहाँ पर आपको कुछ चित्रों के माध्यम से यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि आखेट युग में किस तरह की मुद्रा थी, पशुपालन युग में पशुओं का प्रयोग किया जाता रहा होगा, कृषि युग में अनाजों का प्रयोग करते थे और शिल्प युग में इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। आइए अब हम जानते हैं कि जो वस्तु मुद्रा थी उस युग के बाद से कौन सी मुद्रा है। तो वस्तु मुद्रा का जो युग था बच्चों, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। जो वस्तु थे वह बहुत अधिक समय तक रखे नहीं जा सकते थे, उनके संचय में कठिनाई होती थी, उनके विभाजन में कठिनाई होती थी। और चूंकि जो वस्तुएं थी वो अलग अलग तरह की होती थी तो इसलिए उनका एक मूल्य निर्धारित नहीं हो पाता था। तो इन सब कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से धातु मुद्रा शुरू की गई। शुरू में जो धातु मुद्रा थे वह इन कठिनाइयों को दूर करती थी और यह शीघ्र नष्ट नहीं होते थे, साथ ही इनका कुछ मूल्य होता था और इस तरह से इन धातुओं का चयन किया। प्रारंभिक अवस्था में लोहा, सीसा, रांगा, तांबा आदि धातुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। परंतु सभ्यता का विकास जैसे जैसे हुआ, लोगों ने सोने और चांदी की जो धातुएं थी उसका भी मुद्रा के रूप में लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया। और यहाँ पे कुछ चित्रों के माध्यम से ये जो सिक्के हैं, ये धातुओं के सिक्के हैं, जिनके माध्यम से आपको पता चलता है कि जो धातु मुद्रा का युग था जिसमें धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। और ये सोने और चांदी के जो सिक्के होते थे वह बहुत अधिक समय तक प्रचलन में रहे। तांबे के सिक्कों का प्रयोग बहुत अधिक समय तक होता रहा। हम अक्सर राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, मुगल काल और सल्तनत और ये जो राजा थे उन सब के समय में इन्हीं सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, असरफियों का प्रयोग किया जाता था, जो धातु मुद्रा का ही युग था। अगला जो युग है बच्चों वह है आपका पत्र मुद्रा का युग। धातु मुद्रा के युग के बाद से अगला जो युग आता है वह कौन सा युग है? आपका पत्र मुद्रा का युग। क्यों? क्योंकि धातु मुद्रा जो थी वह प्रचलन में होने के कारण अक्सर क्या होता था कि जो धातु के सिक्के हैं वो घिस जाते थे, वह धीरे धीरे छिड़ हो जाते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते थे। साथ ही साथ धातु मुद्रा के साथ एक और समस्या हमारी होती थी कि वह जो मुद्रा है वो वजन उसका अधिक होता था, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने में असुविधा होती थी। तो इसके लिए लोगों ने पत्र मुद्रा का आविष्कार किया। इसमें वो क्या करते थे कि जितनी धातुएं या जितने सिक्के होते थे उसको एक स्थान पर रख दिया जाता था और उतने ही मूल्य के कागज के नोट जारी कर दिए जाते थे और इस तरह से वो कागज के नोट प्रचलन में रहते थे। तो यहाँ पे उसी के बारे में बता रहा है कि धातु मुद्रा के जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए पत्र मुद्रा की खोज की गई। कागज का चूंकि आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, इसलिए विद्वानों का मानना है कि पत्र मुद्रा का प्रयोग भी सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। तो ऐसा विद्वानों का मानना है कि इसलिए पत्र मुद्रा का प्रयोग भी सबसे पहले चीन में हुआ होगा। प्रारंभ में ऐसी पत्र मुद्रा का चलन हुआ जिसमें पत्र मुद्रा के पीछे 100% कोष की बहुमूल्य धातुएं रखी जाती थी। अभी आपको मैंने बताया कि जब प्रारंभ में पत्र मुद्रा शुरू हुई तो जितनी पत्र मुद्रा छापी जाती थी, जितने नोट छापे जाते थे, उसके पीछे जो धातुएं हैं वह रखी जाती थी, पर्याप्त रूप से उसके पीछे धातुएं रखी जाती थी। इसके बाद से परिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रकाशित हुई कि
आप पत्र मुद्रा को दे करके उसके बदले में सोने या चांदी की धातुएं प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का प्रचलन है, अर्थात यह इस समय आप जो पत्र मुद्रा अर्थात जो नोट हैं उनका जो आप प्रयोग करते हैं वह अपरिवर्तनीय है, अर्थात आप उस पत्र मुद्रा के बदले में धातु नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में पत्र मुद्रा का जो निर्गमन है वो RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यह बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो पूरे देश के लिए नोटों का निर्गमन करता है। पत्र मुद्रा के युग के साथ ही साथ साख मुद्रा का युग भी शुरू हो चुका है। साख मुद्रा का युग क्या है? साख का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था, साख का मतलब विश्वास या भरोसा होता है। मतलब एक ऐसी मुद्रा, एक ऐसा पत्र जो विश्वास और भरोसे के आधार पर कुछ लोगों के द्वारा जारी किया जाता है, वह साख मुद्रा कहलाती है। आज के युग में मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस मुद्रा का जो निर्गमन है वह मुख्य तौर पे बैंकों के द्वारा किया जाता है। जैसे इसमें साख पत्रों में जो चेक है, चेक जो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जो ग्राहक लिख करके बैंक को यह आदेश देता है कि हमको इतने रुपए की राशि का भुगतान मुझे किया जाए या मेरे कहे अनुसार उस किसी व्यक्ति को किया जाए। बैंक ड्राफ्ट जो होता है यह भी बैंकों से प्राप्त होता है। बैंक ड्राफ्ट होते हैं, ये जो प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, ये क्रेडिट कार्ड होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो साख मुद्रा के अंतर्गत आती हैं। इसमें बैंक जो होता है वह अपने ग्राहकों के ऊपर विश्वास करके इस तरह के साख पत्रों को जारी करता है और यह साख पत्र व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग जारी किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं आपके? क्रेडिट कार्ड का मतलब कि बैंक आपको यह सुविधा प्रदान कर रहा है कि आप अपने खाते में पड़ी धनराशि से अधिक धनराशि क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपके पास उसकी व्यवस्था हो जाती है तो आप उसका भुगतान कर देते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये साख मुद्रा के अंतर्गत आती है। यहाँ पे देखिए विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड जो हैं ये बने हुए हैं। ये जो है ये बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट है जो कि एक तरह का आपका साख पत्र होता है। ये चेक है, यह भी एक तरह का साख पत्र होता है। आइए अब हम जानते हैं ई मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा का युग। बच्चों, आज का जो समय है वह निश्चित रूप से ई मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा का समय है। यद्यपि हम वर्तमान समय में पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा, साख पत्र मुद्रा इन सब का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस मुद्रा का भी प्रचलन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह जो प्रणाली है वह इंटरनेट के माध्यम से विनिमय संबंधी कार्यों को करती है। इंटरनेट के माध्यम से यह विनिमय से संबंधित कार्यों को करती है, अर्थात हम इंटरनेट का प्रयोग करके डिजिटल तौर पे और कंप्यूटर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसे को हम हस्तांतरित कर सकते हैं, किसी को पैसे का भुगतान कर सकते हैं। किसी भी सेवा का लाभ लेने के उपरांत उसको बिना नगद या बिना हम वस्तु के रूप में या नोट के रूप में, धातु के रूप में मुद्रा दिए बिना हम इंटरनेट के माध्यम से उसको भुगतान करते हैं। तो यह जो मुद्रा है वह डिजिटल रूप में होती है जो इंटरनेट के द्वारा कार्य करती है। बच्चों, आजकल आप लोग भीम ऐप, पेटीएम और UPI इस तरह की, गूगल पे, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से आसानी से आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे प्रदान कर देते हैं और किसी भी वस्तु का भुगतान आप कर देते हैं। तो यह सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सब चीज़ें ही आपकी ई मुद्रा कहलाती हैं, जिसमें आपका भीम ऐप है, पेटीएम है, ऑनलाइन बैंकिंग है जो विभिन्न बैंकों के द्वारा चलाई जाती है। ये जो चीज़ें हैं वह ई मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा के युग में आती हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि मुद्रा के विकास के जो विभिन्न चरण हैं उसमें 4-5 जो युग आए उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा कि वस्तु मुद्रा का जो युग था जिसमें वस्तुओं का प्रचलन था। दूसरा धातु मुद्रा का युग जिसमें धातुओं का प्रचलन था, जिसमें सिक्के होते थे, असरफियाँ होती थी। तीसरा पत्र मुद्रा का युग आया जहाँ पर नोटों, कागज के नोटों का प्रयोग होने लगा। फिर साख मुद्रा का युग आया जो विश्वास या भरोसे के आधार पर बैंकों द्वारा जारी की जाती थी। और अंत में हम लोगों ने जाना कि ई मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा का युग आया जहाँ पर हम इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी किसी भी तरीके से वस्तुओं के या सेवाओं का भुगतान कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं मुद्रा की कुछ विभिन्न परिभाषाओं के बारे में कि मुद्रा क्या है
कैसे ये कार्य करती है और विद्वानों, अलग अलग विद्वानों ने उसको कैसे परिभाषित किया। तो मुद्रा, विभिन्न लेखकों ने मुद्रा शब्द को विभिन्न दृष्टिकोणों से उसकी विभिन्न परिभाषाएं दी। जो अलग अलग तरह के लेखक हुए, अलग अलग तरह के अर्थशास्त्री हुए, उन लोगों ने अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं दी और अध्ययन की दृष्टि से इसको दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो प्रमुख वर्गों में इसको बांटा गया है। पहला है विस्तार के आधार पे। विस्तार के आधार पे मुद्रा की परिभाषाओं को तीन भागों में बांटा गया है। एक है आपकी संकुचित परिभाषा, दूसरी है आपकी विस्तृत परिभाषा और तीसरी है उचित परिभाषा। इसी तरह मुद्रा की जो प्रकृति है या उसका जो स्वभाव है, इसके आधार पर मुद्रा की परिभाषाओं को फिर से तीन भागों में बांटा गया है। एक है आपकी वैधानिक परिभाषा, दूसरा है वर्णनात्मक परिभाषा और तीसरा है सामान्य स्वीकृति की परिभाषाएं। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम इन तीन परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। बाकी इन तीन परिभाषाओं के बारे में हम अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संकुचित परिभाषा क्या है और वह क्या कहती है। मुद्रा की संकुचित परिभाषाएं। मुद्रा की संकुचित परिभाषाएं जो हैं वह मुद्रा के धात्विक रूप को ही मुद्रा मानती हैं। संकुचित विचारधारा वाले अर्थशास्त्री मुद्रा की परिभाषा में केवल धात्विक मुद्रा अर्थात जो सिक्के हैं, जो धातुओं के जो सिक्के हैं, उन्हीं को केवल सम्मिलित करते हैं। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं उनमें प्रोफेसर प्राइस, प्रोफेसर रॉबर्टसन आदि आते हैं। इनका मानना क्या है? इनका मानना है कि जो धातुएं हैं, चाहे वो सोने की, चांदी की, तांबे की जो धातुएं हैं, उनके जो सिक्के हैं वही मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। जिसमें प्रोफेसर रॉबर्टसन कहते हैं कि केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा है। वो सीधे कहते हैं कि जो धातुओं के जो सिक्के हैं वही केवल मुद्रा हैं। इसी तरह प्रोफेसर प्राइस क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं कि मुद्रा ऐसी वस्तु का द्योतक है जो माल के बदले या व्यापारिक लेन देन के भुगतान में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। मतलब कि जब भी हम कुछ लेन देन करते हैं या कोई भी सामान प्राप्त करते हैं तो उसके तौर पे जो विस्तृत रूप से अर्थात संपूर्ण जगहों पे जो सर्वमान्य है स्वीकार की जाती है वही मुद्रा है। अर्थात कि धातुओं को यदि हम दे करके किसी से भी कोई वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि जो धात्विक सिक्के होते हैं वही केवल मुद्रा होते हैं। तो इसलिए इस विचारधारा को संकुचित परिभाषा कही जाती है। अगली जो परिभाषा है वो मुद्रा की विस्तृत परिभाषा है। मुद्रा की जो विस्तृत परिभाषा है, विस्तृत विचारधारा के जो अर्थशास्त्री हैं वह मुद्रा की परिभाषा में धात्विक मुद्रा के साथ साथ, मतलब कि इसको तो वो लेते ही हैं, उसके साथ साथ वह पत्र मुद्रा और साख पत्रों को भी मुद्रा में शामिल करते हैं। मतलब कि धात्विक मुद्रा के साथ साथ पत्र मुद्रा और साख मुद्रा को भी वह इसमें शामिल करते हैं और यह विस्तृत परिभाषा है। इसके जो समर्थक हैं उसमें हॉटले विदर्स हैं, प्रोफेसर कोले हैं, यह सब विद्वान आते हैं। हॉटले विदर्स क्या कहते हैं? हॉटले विदर्स कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इनकी एक सिंपल सी और छोटी सी परिभाषा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अर्थात कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो मुद्रा का कार्य कर रही हो, जो विनिमय के मापक के तौर पे है, जो मूल्य के विनिमय के माध्यम के तौर पे है, जो मूल्य के मापक के तौर पे कार्य कर रही है, वह सब क्या है? वह सब मुद्रा है। प्रोफेसर कोले क्या कहते हैं कि मुद्रा क्रय शक्ति है। ऐसी वस्तु जो अन्य वस्तुओं को क्रय करती है वह क्या है? मुद्रा है। मतलब कि कोई भी वस्तु, चाहे वो धात्विक मुद्रा हो, चाहे वो पत्र मुद्रा हो, चाहे वो साख पत्र मुद्रा हो, यदि उसके अंदर क्रय शक्ति है, वस्तुओं को खरीदने की शक्ति है, उसको देने पर लोग अपनी वस्तुओं को प्रदान कर देते हैं, तो वह मुद्रा कही जाएगी। क्रय शक्ति का यहाँ पे मतलब कि ऐसी वस्तु जो अन्य वस्तुओं को खरीद सकती है वह क्या है? वही मुद्रा है। इससे कोई मतलब नहीं कि वह धात्विक सिक्के हैं, कि पत्र मुद्रा है, कि साख मुद्रा है। तो इसलिए इस परिभाषा को विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। यह संकुचित नहीं है कि केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा है। अगली जो परिभाषा है जिसको मुद्रा की उचित परिभाषा के तौर पे जाना जाता है, इसमें क्या है? तो इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वह सिक्कों अर्थात धात्विक मुद्रा और पत्र मुद्रा
जो कागज के नोट हैं उनको मुद्रा मानते हैं, लेकिन जो साख पत्र हैं उनको वह मुद्रा नहीं मानते हैं। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो साख पत्रों को मुद्रा के तौर पे नहीं मानते हैं, यह केवल सिक्के और पत्र मुद्रा को ही मुद्रा के रूप में देखते हैं। इस विचारधारा के समर्थक में प्रोफेसर एली और प्रोफेसर मार्शल आते हैं। प्रोफेसर एली क्या कहते हैं कि मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होता है। विनिमय का माध्यम मतलब कि वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए जो जिस वस्तु की जरूरत पड़ती है वह मुद्रा होती है, जो स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित हो जाती है, तथा जो ऋण के अंतिम भुगतान में सामान्य रूप से ग्रहण की जाती है। यदि हम ऋण का जो भुगतान कर रहे हैं तो उसको भुगतान में सामान्य रूप से हम जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं वह मुद्रा होती है, और स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित जो हो जाती है विनिमय के माध्यम में वह मुद्रा कही जाती है। इसी में प्रोफेसर मार्शल कहते हैं उचित परिभाषा में कि मुद्रा में वह सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसी विशेष समय या स्थान पर बिना संदेह, मतलब कि उसमें कोई संदेह नहीं है, वह किसी विशेष समय या स्थान पर बिना संदेह, बिना विशेष जांच के वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और व्ययों के भुगतान में साधक के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। कहने का मतलब कि जो साख मुद्रा है उसका बैंकों के द्वारा जांच किया जाता है कि यह सही है नहीं है, यह साख पत्र जिसने जारी किया है वह उसका भुगतान करने के लायक है भी या नहीं, इसलिए वह साख पत्रों की जांच होती है। लेकिन यहाँ पे मार्शल क्या कहते हैं कि मुद्रा वह है, उसमें वह वस्तुएं सम्मिलित हैं जो विशेष समय या स्थान पर बिना किसी संदेह के और बिना किसी विशेष जांच के, अर्थात पत्र मुद्रा को किसी विशेष जांच की जरूरत नहीं पड़ती, धातु मुद्रा को किसी विशेष जांच की जरूरत नहीं पड़ती, तो बिना इन जांचों के जो खरीदने और व्यय के भुगतान में जो स्वीकार की जाती है वही मुद्रा कहलाती है। तो बच्चों इस तरह से हमने मुद्रा के जो परिभाषा है उसके विस्तार के आधार पर हमने मुद्रा की 3 परिभाषाएं पढ़ी। एक संकुचित परिभाषा जो केवल धात्विक सिक्कों को ही, धात्विक मुद्रा को ही मुद्रा मानती है। दूसरी परिभाषा हम लोगों ने उचित परिभाषा पढ़ी जिसमें वह धातुओं और पत्र मुद्रा दोनों को सम्मिलित करती है। और तीसरी हमने विस्तृत परिभाषा पढ़ी जो धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा तीनों को सम्मिलित करती है। तो इस तरह से हमने जाना कि मुद्रा की क्या क्या परिभाषाएं हैं। बच्चों अगली वीडियो क्लास में हम मुद्रा की परिभाषाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करके उनको समझेंगे। आइए आपके लिए यहाँ पे गृह कार्य दिया हुआ है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो क्लास आपके अच्छे से समझ में आई होगी, आपने चीज़ों को समझा होगा, और अगली वीडियो क्लास में हम इसके अगले भाग के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।